हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। चारों तरफ खामोशी और सिर्फ वीराना। जहां तक नजरें जा रही है सिर्फ और सिर्फ पेड़ों ने अपनी जगहों को अब सुरक्षित कर लिया है, क्योंकि इंसानी आबादी तो अब ना के बराबर रह चुकी है। दरअसल हॉलस नाम का एक वायरस जिसने धीरे धीरे करके सभी इंसानों को तबाह कर दिया है, लेकिन एक लड़की है जो अभी जिंदा है और इस बीहड़ में खुद के जीवन को काट रही है। हालांकि उसने भी अपनों को खोया है और हर दिन सिर्फ और सिर्फ खुद को किसी तरह खत्म करने का सोचती रहती है, लेकिन कोई चीज है जो उसे खुद को हमेशा के लिए सुलाने से रोक रही है। दरअसल रोरी का पति इस बीमारी से संक्रमित हो चुका है, इसीलिए मजबूरन उसे खुद के हाथों से उसे मारना पड़ा। हालांकि ऐसा वो करना नहीं चाहती, लेकिन क्या करे, वो मजबूर हो चुकी है। आज उसने उसे दफन कर दिया। उस दौरान हम उसकी आंखों में अपने पति के खोने के दर्द को देख सकते हैं। थक चुकी है वो इस जिंदगी से अब, और ऐसे चुपचाप कब तक वो रहेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका पति जाते जाते भी कुछ और जख्म दे गया उसे, जो शायद उसके लिए बर्दाश्त करने लायक नहीं होगा। दरअसल जब वो घर के अंदर गई तो देखा कि वहां उसकी इकलौती बेटी भी इसी वायरस से संक्रमित हो चुकी है। हालांकि पहले तो उसे इस बारे में पता नहीं चला, लेकिन बाद में उसकी छाती पर निशान देखा तो समझ गई कि उसके पति ने भी उसे काट लिया होगा। वो इस उम्मीद में रहती थी कि एक दिन कोई चमत्कार हो जाएगा और उसकी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन समय के साथ उसकी बेटी और भी ज्यादा घातक होने लगी। इसीलिए अपनी बेटी को ऐसे तड़पते हुए देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रोरी की जिंदगी तो अब हमेशा के लिए खत्म सी हो गई है। कुछ नहीं बचा उसके पास जिसके जरिए वो खुशी के पल को जी पाए। इसीलिए वो अपना घर छोड़कर अपने फादर इन लॉ के पास आ गई। वो भी उसी की तरह ऐसी एक वीरान जंगल में रहते हैं। अब इंसान ऐसे ही रहता है। शहर तो अब खत्म हो चुके हैं, जो कुछ भी बचे हैं वो यूं ही खुद को गुजारा कर रहे हैं। अब मैक्स को भी पता है कि रोरी किस दर्द से गुजर रही है, लेकिन इस बात को अब 2 साल बीत चुके हैं। इसीलिए वो उसे बार बार समझाता है अब उसे आगे बढ़ जाना चाहिए, पर रोरी के लिए इतना आसान नहीं है। जंगल में अब जानवर भी खत्म हो चुके हैं, इसीलिए मैक्स को हर बार खरगोश से काम चलाना पड़ता है। उसने कई बार रोरी से भी कहा कि वो भी उसके साथ शिकार पर चले, लेकिन वो मना कर देती है। हालांकि मैक्स उसे जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन उसे काफी चिंता रहती है, क्योंकि रोरी बिना बताए इधर उधर चली जाया करती है। और भी जगहों पर खतरा है, इसीलिए तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, रोरी के अंदर से डर मानो खत्म हो चुका है। उसे अब ना ही मौत से डर लगता है, ना ही लोगों से। सिर्फ वो जिंदगी को अब इस तरह से काट रही है। अब यहाँ हम आपको बता दें कि असल में जीएमए क्या होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछली सरकार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने मिलकर संगठन बनाया, जिसमें वो बचे हुए इंसानों को अपने साथ ले जाते हैं और कैंप में भर्ती करते हैं। लेकिन ये अच्छे कैंप नहीं है, बल्कि वहाँ इनसे गुलामी करवाई जाती है, गलत काम करवाए जाते हैं और भी बहुत कुछ होता है इन लोगों के साथ। और इसीलिए कई ऐसे इंसान हैं जो इन जीएमए वालों से बचकर भागते हैं। इसी में कई बार खूनी झड़प भी हो जाया करती है, लेकिन वो इंसानों को पकड़ना नहीं छोड़ते। इस बीच हम अब कहानी में एक नए किरदार से रूबरू करवाया जाता है, जिसका नाम नियोल है। उसकी हालत को देखकर लग रहा है कि जैसे वो घायल है और किसी से भाग रहा है। दरअसल उसके पीछे जीएमए वाले पड़े हुए हैं, क्योंकि उसने उनके वेयर हाउस से वो एंटीडोट चुरा ली, जिससे कि संक्रमित हुए इंसान ठीक हो सकते हैं। ऐसा उसे लगता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो उसे भी नहीं पता। लेकिन अब नियोल की हालत बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि उसे गोली लगी है। इसीलिए वो तेजी से अपने साथी के पास आया, लेकिन जब उसने उसे ऐसी हालत में देखा तो वो उसे यहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि उसके पास जो है उसे फिर से इंसानी हुकूमत की शुरुआत हो सकती है। हालांकि नियो ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि पीछे आ रहे वो सब उसके दोस्त को खत्म कर देंगे। पर उसकी जिद के आगे वो झुक गया। जब वो आगे निकल गया तो उसके साथी के पास लोगन पहुंच गया, जो जीएमए में काम करता है। वो उसे एंटीडोट को पाने के लिए इतना ज्यादा उतावला था कि किसी भी हद तक जा सकता है। उसने उसे कई बार पूछा लेकिन वो कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे अपनी मौत स्वीकार है। अगर उसे मासूम की जान बचेगी तो लोगन तो उसे कई बार बिजली के झटके भी देता है। लेकिन उसने फिर उसे कुछ नहीं बताया, तो अंत में वो उसकी बंदूक को भीड़ चढ़ा गया। इस बीच हम रोरी को देखते हैं, जो अपनी इसी अकेलेपन के साथ बैठी बेटी की यादों में खोई हुई थी। वो उसी लेक किनारे थी जहाँ किसी समय पर उसकी छोटी बेटी खेला करती थी। लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। अब वो खुद को भी खत्म करने का मन बना लेती है, क्योंकि ऐसे जिंदगी से बेहतर है मौत। लेकिन तभी एक आवाज आई। जब वो मुड़ी तो देखा वहां एक घोड़ा खड़ा है और थोड़ी ही दूरी पर एक घायल इंसान भी। ये नियोल था, जो भागते हुए इस लेक तक आ गया था। लेकिन रोरी को अब अनजानों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए वो मुंह मोड़कर वहां से चल पड़ी। लेकिन वो घोड़ा मानो उससे कह रहा हो, ऐसे मत जाओ, उसके मालिक को उसकी जरूरत है। भले ही रोरी कठोर बन गई ऊपर से, लेकिन अंदर से उसका दिल अभी भी नरम है। इसीलिए उसने नियोल को उठा लिया और अपने घर ले आई और तबेले में बंद कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जो शिकार करके वापस लौट रहा है। तभी उसे रास्ते में कुछ हावल्स के शव मिले, जिन्हें मार दिया गया। इतने में उसे थोड़ी दूरी पर कुछ एजेंट्स दिखे।
जिन्हें देखकर वो समझ गया कि अब खतरा नजदीक है। इसीलिए उसने वापस आकर रोरी को चेतावनी भी दी कि अब कुछ दिन तक बाहर मत जाना, क्योंकि वो जीएमए के एजेंट यहीं आसपास घूम रहे हैं। रोरी के अंदर तो बेचैनी सी थी नियोल को लेकर, क्योंकि वो उसे उसके बारे में बताए या फिर नहीं, लेकिन जब उसे काबू नहीं हुआ तो मैक्स को तबीले में ले गई। वहां पड़े हुए नियोल को दिखाया। किसी अजनबी को देखकर मैक्स काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये कौन है और कहां से भाग कर आया। पर उसका गुस्सा तो और बढ़ जाता है जब उसने देखा कि उसने एजेंट के कपड़े पहन रखे हैं, यानी कि जीएमए कैंप का सोल्जर है। और अगर उन्हें पता चला कि हमने इसे यहाँ पर छुपा रखा है तो वो हमें मार डालेंगे या फिर कैदी बना लेंगे। इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हुई? रोरी का कहना है कि उसे ये झील किनारे अधमरी हालत में मिला, ऐसे में वो कैसे इसे मरने के लिए छोड़ देती। परंतु मैक्स इस खतरे को मोल नहीं ले सकता, इसीलिए वो कहता है कि आज रात वो उसे किसी अनजान जगह पर छोड़ आएगा, जहां से ये अपना रास्ता खुद बना लेगा। अगर हमने इसे अपने घर में रखा तो हमारी जान खतरे में आ सकती है। लेकिन रात में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिस कारण से मैक्स जा नहीं पाता। और इस बीच जब ये दोनों खा रहे होते हैं तो उस दौरान भी मैक्स उसे नियोल वाली बात को लेकर डांटता है। पर रोरी का कहना है उनके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम किसी दूसरे की जिंदगी तो वो बचा सकते हैं। उसकी इस बात से मैक्स एकदम गुस्से में आ गया। कहता है कि हम सभी के पास हमारी खुद की जिंदगी है जो हर चीज से अनमोल है, और वही हमारी उम्मीद है। लेकिन तुमने जो काम किया है उसे तुमने मौत को दावत दे दी है। रात हो गई, लेकिन रोरी को बेचैनी सी थी। उसका ध्यान तबीले पर ही था, मानो वो कितने सारे सवाल वो उसे करना चाहती हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी उसके पास वो लिक्विड क्या है जो उसके बैग में से मिला है। जी हाँ, रोरी ने उसके बैग चेक कर लिया यहाँ आने के बाद, जिसमें उसे वो एंटीडोट मिलता है। पर वो ये जानती नहीं है कि वो क्या चीज़ है। अब पूरी रात बेचैनी में गुजारने के बाद, जिसके कारण उसे नींद का कुछ अता पता नहीं था, इसीलिए वो मजबूर होकर अपनी बेटी के कमरे में आ गई, जहां उसकी आंखों के सामने फिर से वही दिन आ गया जो उसके लिए काले साए की तरह है। जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक उसकी यादों में ये समाया रहेगा। उस दिन उसकी बेटी का जन्मदिन था, लेकिन इससे पहले कि वो केक को काटते, दरवाजे पर कोई आता है और ये कोई और नहीं बल्कि उसी का पति था, जो अब पूरी तरह से हॉलस में तब्दील हो गया था। वो अब अपनी ही बेटी को काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मजबूरन रोरी को गोली चलानी पड़ी। लेकिन उसने देर कर दी, क्योंकि उसका पति उसकी बेटी को काट चुका था, जिसे कुछ ही घंटों के अंदर वो भी उसी की तरह बनने लगती है। और तब उसने वो किया जो किसी भी माँ के लिए किसी कयामत से कम नहीं होता, अपने ही हाथों से अपनी जान को खत्म कर देना। वो दिन आज तक उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा मारता है, लेकिन अब वो इन चीजों से दूर जा रही है। उसने मन बना लिया है कि वो किसी अनजान जगह पर खुद का जीवन काटेगी, जहां तक ये यादें भी ना पहुंच पाए। इसीलिए वो चुपके से जाकर तबेले की चाबियां ले लेती है, फिर दरवाजे को खोलकर अंदर गई। लेकिन वहां एक हड़बड़ी सी थी। जो घोड़ा नियोल का था वो तेज तेज चिल्ला रहा है, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन रोरी समझ नहीं पाई। लेकिन पीछे से नियोल आ गया और उसने उसके गले को पकड़ लिया। इतने में तबीले में एक हॉलस घुसने की कोशिश करता है, तो दोनों फौरन उस गेट को पूरी तरह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। इसीलिए अंत में नियोल को उसे शूट करके मारना पड़ा। इसके बाद रोरी ने उसे पूछ लिया कि आखिर वो कौन है, क्या वो जीएमए के लिए काम करता है। नियोल ने कहा कि नहीं, मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ ताकि थोड़े दिन इस दुनिया की बर्बादी को देख सकूं। उसका ये जवाब बड़ी ही अजीब सा लगा रोरी को, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। इतने में नियोल उसे अपना बैग मांगता है, क्योंकि उसे अब जाना था। यहाँ पर रोरी ने उससे कहा कि उसकी हालत ठीक नहीं है, काफी खून बह चुका है, ऊपर से बाहर हॉलस भी है। लेकिन वो नहीं माना और जाने लगा, लेकिन उसका घाव इतना गहरा था कि वो वहीं गिर पड़ा। तो रोरी ने इंसानियत के नाते उसकी मरहम पट्टी की, समझाया कि अभी बाहर जाना ठीक नहीं है। उसकी इस दरिया दिली को देखकर नियोल ने अपनी कहानी बतानी शुरू करी। आज से 8 दिन पहले उसका 13 साल का बेटा संक्रमित हो गया था। उस दौरान जब वो बाहर खेल रहा था, उसके लिए उसका बेटा ही सब कुछ था। इसीलिए वो जीएमए के कैंप में घुस गया, क्योंकि उसे कहीं से पता चल चुका है कि उन्होंने एक एंटीडोट बनाया है जिससे संक्रमित लोगों को बचाया जा सकता है। इसीलिए मैंने उसमें घुसने का प्लान बनाया और खुद की जान पे खेलकर उस एंटीडोट को हासिल कर लिया। लेकिन अब उसे देर हो रही है, क्योंकि उसे अपने बेटे तक पहुंचना, इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि उसके हाथ वो एंटीडोट लग चुका है। उसकी कहानी को सुनकर रोरी एकदम दंग रह जाती है, क्योंकि ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था। इसीलिए वो उसके दर्द को समझ पा रही है और कहती है, ऐसी अंधेरी रात में जाना ठीक नहीं होगा, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। लंबे अरसे के बाद नियोल को किसी पर भरोसा हुआ था, इसीलिए वो धीमी आवाज में उसका शुक्रिया अदा करता है और हामी भरता है। इस बीच हम दूसरी पहाड़ी पर लोगन और उसके लोगों को देखते हैं, जो स्कैनर से देख लेते हैं कि उस घर में कुछ लोग हैं, लेकिन वो कौन है अभी उन्हें नहीं पता। लेकिन लोगन नियोल के पीछे पड़ा है या फिर उस एंटीडोट के, ये तो हमें समय बताएगा। ये समय अब वैसा बिल्कुल नहीं है
कि जब आप अपनी मर्जी चलाएं, यहाँ हर एक कदम पर मौत आपका इंतजार करती है। इसीलिए अगर किसी को भी बाहर जाना है, हर कदम फूक फूक कर रखना होगा ताकि उसकी मौत की कहानी ना लिख दी जाए। सुबह हुई, नियोल की आंखें खुली। उसने देखा कि उसकी गर्दन पर मैक्स की बंदूक तनी हुई है। दरअसल उसने उसे अपने घर के अंदर देखा तो उसे उस पर शक हुआ कि ये अंदर कैसे आ गया। इतने में रोरी ने आकर बताया कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया, बल्कि वो तो सिर्फ अपनी बेटे के लिए आया था, अब वापस जा रहा है। लेकिन मैक्स को अभी भी उस पर यकीन नहीं था, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया को देखा है, उसे पता है कि कैसे कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन रोरी उसकी बात को कोई ध्यान नहीं देती और नियोल को जाने को कहती है। लेकिन तभी उसके सीने में दर्द होने लगता है। मैक्स समझ गया था कि उसकी सांसें अटक चुकी है, तो उसे फौरन वहीं लेटाता और एक कैंची उसके फेफड़ों में घुसा देता ताकि हवा बाहर निकल सके। लेकिन इस दर्द से वो इतना ज्यादा पीड़ित हो गया था कि कई घंटों तक बेहोश रहता है। लेकिन उसकी हालत में सुधार आ चुका है। अब मैक्स को भी कहीं ना कहीं उस पर यकीन होने लगा है, क्योंकि उसने पहली बार रोरी की आंखों में एक उम्मीद है जो 3 सालों से कहीं गुम सी हो चुकी है। इतने में इनका वार्निंग अलार्म बजने लगता है। मैक्स ने कैमरा में देखा तो पता चला कि लोगन और उसके लोग आ चुके हैं, यानी कि खतरा अब उनके सर पर है। उसने फौरन इन दोनों को कहा, तुम लोग पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, तब तक मत रुकना जब तक पीछे से उड़ती हुई धूल दिखना बंद ना हो जाए। बाकी इधर का मैं संभालता हूँ। हालांकि रोरी उन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन वो अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उसने रोरी को गले लगा लिया और कहा कि अब वो ही उसकी उम्मीद है और इस उम्मीद को वो बरकरार रखेगी, कुछ चमत्कार करेगी। उसके जाने के बाद वो हथियारों से लैस होकर बाहर आया। लोगन के सामने उसे देख उसने कहा कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि कैंप में है। उसकी इस बात को वो बड़ी ही बेबाक अंदाज से जवाब देता है कि उसे आज़ाद रहना पसंद है, ना कि गुलामी करना, घुट घुट कर जीना। ये बात लोगन को पसंद नहीं आई। इतने में हम इन लोगों को तबीले से कुछ आवाज़ें आई। ये लोग समझ गए कि वहाँ पर वो दोनों हैं, लेकिन जब तक वो शूट करते इससे पहले कि वो दोनों घोड़े से भाग गए, क्योंकि यहाँ इस तरफ तो मैक्स इन पर शूट करना शुरू कर देता है और तब तक शूट करता रहता है जब तक उसने खुद का शरीर जवाब ना दे दे। हालांकि अंत में वो मैक्स के चंग आ ही गया तो उसने वही सवाल दोबारा पूछा कि नियोल कहाँ है, परंतु वो कोई जवाब नहीं देता, बस इतना बोला कि वो धोखेबाज नहीं है। लोगन ने उसे करंट देकर मार दिया और अपने साथी से कहा कि जाओ जाकर उसे ढूंढो। लेकिन अब स्वार्थ भी उसके पागलपन से थक चुकी है, इसीलिए उसने वही कह दिया कि अब वो उसके साथ आगे नहीं जाएगी। जो था बस यहीं तक था। लेकिन लोगल के सर पे तो मानो भूत सवार था। वो किसी भी तरह करके उन्हें ढूंढना चाहता है, इसीलिए अकेले ही वो निकल पड़ा उसकी तलाश में। इस बीच हम इन दोनों को देखते हैं जो अब भागते भागते जंगल के काफी अंदर आ चुके हैं। लेकिन अब नियोल रोरी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए उससे कहा कि अब तुम घोड़ा लेकर अपने घर चली जाओ, मैं अपने घर। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, तो अब चीजें काफी मुश्किल हो सकती है हमारे लिए। लेकिन रोरी साफ इनकार करती है। उसने अपनी आंखों के सामने अपनों को खोया और वो जानती है कि इस चीज का दर्द कितना दर्दनाक होता है, और इसीलिए वो ये नहीं चाहती कि नियोल भी उस दर्द से गुजरे। इसीलिए वो उसके साथ ही आगे बढ़ेगी, फिर चाहे इनाम में मौत ही क्यों ना मिले। और तभी उसे एक दूर गोली की आवाज सुनाई देती है। लोगन ने इन्हें देख लिया था। दोनों ही घोड़े को छोड़कर आगे बढ़ गए और छुपते हुए जंगल की ओर अंदर चले गए। लेकिन नियोल ज्यादा दूर नहीं जा सका, जैसे कि हमें पता है उसे गोली लगी और ऊपर से सुबह से वो भूखा भी है। अभी जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा ही था। इसी कारण वो वहीं बैठ गया और सारी जिम्मेदारी रोरी को सौंप दी और खुद का बैग उसे देते हुए बताया कि इसमें एंटीडोट है जिससे मेरी बेटी की जान बच सकती है। तुम्हें इसमें नक्शा मिलेगा जिससे तुम मेरे घर तक पहुंच जाओगी। वहां मेरी माँ और मेरा बेटा मौजूद है। रोरी को मालूम था अब वो नहीं बचेगा, तो वहीं नियोल को भी मालूम था कि उसने एक भरोसेमंद इंसान को जिम्मेदारी सौंपी है जो उसके इस अधूरे काम को जरूर पूरा करेगा। अपनी आखिरी सांसों में भी वो इतना ही कहता है, उसकी बेटी बहुत ही खुश नसीब थी कि उसे ऐसी बहादुर माँ मिली। रोरी वहां से भाग गया और नियोल अपनी बची हुई सांसों की मदद से आखिरी बार जंग लड़ता है। उसने बड़े ही बहादुरी के साथ लोगन के साथ गोलीबारी की, लेकिन अंत में वो थक गया और इसे उसकी हार नहीं बल्कि उसकी जीत हुई, क्योंकि वहां चारों तरफ हाउलर्स का झुंड आ चुका था जो इन दोनों को घेर लेता है। उसे पता है कि उसकी कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। उधर रोरी रात के अंधेरे में जैसे तैसे करके बस भागे जा रही है, लेकिन तभी उसे कुछ संक्रमित लोग घेर लेते हैं और उसके पास इन्हें बचने के लिए एक चारा था। वो खुद के शरीर पर एक लिक्विड मल लेती है जिससे कि गंध ना आए। ये तरीका काम आ गया, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि जैसे ही वो कुछ दूर चली एक संक्रमित उस पर टूट पड़ा। हालांकि उसने उसे खत्म तो कर दिया, लेकिन वो उसे घाव दे गया। मतलब साफ था अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो उसके आसपास खड़ी है। लेकिन अब वो उसे कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी अब उन्हीं की तरह बन चुकी है। रोरी जानती है कि उसके पास अभी कुछ लम्हे बाकी है। उससे पहले ही कहीं वो पूरी तरीके से ना बदल जाए, वो उस काम को पूरा करेगी। सुबह सुबह होते हुए वो नियोल के घर पहुंच जाती है, जहां उसकी बूढ़ी माँ बंदूक लेकर बाहर आई
उन्होंने वहां अपने बेटे के बैग को देखा और सामने खड़ी रोरी को। उसकी इस हालत को देखकर वो उससे पूछती है कि उसका बेटा कहाँ है, पर वो कुछ जवाब नहीं देती। लेकिन नियोल की माँ को रोरी की आंखों में वो दर्द और इस खामोशी से अपना जवाब मिल गया। उसका बेटा अब नहीं रहा, लेकिन उसने अपना वादा पूरा किया। आखिरी सीन में हम रोरी को नदी किनारे बैठा देखते हैं। वो खुद से ही बातें करती है कि गॉड ने हमें छोड़ दिया क्योंकि हम सभी अब ईश्वर बनने की कोशिश में लग गए हैं और इंसानियत भूल चुके हैं। इतना कहकर उसने खुद को मार लिया और अपने आखिरी समय में उसके चेहरे पर कोई शिकंज नहीं थी। अपनी बेटी को वो बचा नहीं सकी, पर किसी की बेटी की जान को उसने बचा लिया और यही चीज उसे सुकून से मरने देगी, जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।